हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारत और चीन की वर्तमान स्थिति को पढ़ेंगे। अभी जो वर्तमान में चीन और भारत की जो स्थिति जो बनी हुई है, इस संबंध में प्रोफेसर एक सतीश कुमार जी हैं जो कि राजनीति शास्त्री हैं और इग्नू के हैं, नई दिल्ली। इन्होंने जो है अपनी ही कलम से न्यूज़पेपर में जो है अपना कुछ भारत और चीन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताए हैं। और इनका जो कहना है कि एक नीति है चीन की नीति का फिर से पुनर्मूल्यांकन हो, यानी जो चीन की नीति है उसका जो है फिर से मूल्यांकन किया जाए। तो इस संबंध में काफ़ी कुछ इन्होंने कहा है। क्या कहा है और जो कि वर्तमान परिस्थिति में जो है दिख भी रहा है, और ऐसा जो बात इन्होंने कहा है तो ऐसा मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्होंने जो है सतीश कुमार जी क्या कहा है भारत और चीन के संबंध में, इसे हम देखते हैं। ठीक है, आज़ाद भारत की विदेश नीति ने चीन को सिरमौर बना लिया था। यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो भारत की जो विदेश नीति थी, उस समय तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनका ही जो है अपने अनुसार जो है वो काम करते थे। और चीन को उन्होंने जो है अपना सिरमौर का मतलब है कि उनको जो है शीर्ष पे रखा था, यानी अपने से ज़्यादा उनको मानना, मतलब तरहीज देना, सम्मान देना, इसको जो है उन्होंने सिरमौर कहा है। ठीक है, उसकी हर बात ऐसे मान ली गई जैसे कि वह भारत का बहुत बड़ा हितैषी है। लेकिन उस समय भारत को क्या पता कि इसको हम इतना सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि जो यूएनओ में जो सदस्यता, अस्थाई सदस्यता जो है दिलाया है, उसमें भारत का भी सहयोग रहा है। भारत का भी नहीं, भारत का ही सहयोग रहा है, जिसकी वजह से अपने जो है सदस्य नहीं बन के चीन को अस्थाई, जो चीन में जो दो प्रकार का जो सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, एक अस्थाई सदस्य और एक अस्थाई सदस्य। तो अस्थाई सदस्य 5 देश है जिसमें कि एक चीन भी है, और ये बात जो है भारत ने ही उनको जो है बनाया है। तो भारत का बहुत बड़ा हितैषी है। दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत और सामरिक समीकरण तो एक जैसे हैं ही। सांस्कृतिक विरासत और दोनों का सामरिक जो है एक जैसा है। तिब्बत के मुद्दे से हमने इसकी शुरुआत की और ताइवान तक फिसलते चले गए, और 1962 से हम चीन की आक्रामकता सहते चले गए। यानी कि तिब्बत से शुरू होता है, ठीक है, और ताइवान तक जो है हम फिसलते चले गए, जो कि 1962 आते आते चीन जो है, जिसमें कि हमारे देश पर आक्रमण किया था और बहुत सारे ज़मीन भी हड़प लिया है, अरुणाचल प्रदेश के जगह पे है, और कई जगह जो है हमारे जो ज़मीन है वो जो है अपना मान रहा है। तो एक तरह से वो उसकी आक्रामकता जो है हम लोग सहते चले गए, वो जैसे जैसे करते चला गया और हम जो है सहते चले गए। शी जिनपिंग की नेतृत्व में चीन और भी आक्रामक बन गया है। शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये और जो है अपने आप को आक्रामक दिखाते हैं। चीन की झूठी शक्ति की समझ भी दुनिया के सामने है। यानी कि दुनिया को अब ये समझ में आने लगा है कि चीन जो है अपने आप को झूठी शक्ति जो है प्रदर्शन करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है। ये झूठी शक्ति क्यों कहा है, आइए नीचे जो जैसे जैसे नीचे हम पढ़ते जाएंगे पता चलता है कि ये झूठी शक्ति अपने आप को कैसे लोगों को या दुनिया को दिखाता है। चीन की झूठी शक्ति दुनिया के सामने है। दूसरों को लाचार कहने वाला चीन अभी जो है वर्तमान में महामारी के भंवर में फंसा हुआ है।
चीन जो है अभी महामारी में फंसा हुआ है और अर्थव्यवस्था लुढ़कने लगी है, व्यापारिक सहयोगी छूटने लगे हैं। अमेरिका चीन के पीछे लगा है। अमेरिका चीन के पीछे कैसे लगा है कि चीन जो है वर्ल्ड में अपने आप को जो महाशक्ति, जैसा कि शुरुआत में एक ध्रुवीय नीति अमेरिका अपनाते थे कि हमसे बलशाली कोई नहीं है, उसी प्रकार से अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए चीन जो है अपने आप को अमेरिका का जगह लेना चाहता है, जो कि अमेरिका ऐसा होने देना नहीं चाहता है। जिसका मतलब है कि अमेरिका जो है चीन के पीछे लगा है और संघर्ष युद्ध में तब्दील हो सकता है। यानी कि जो भी संघर्ष अमेरिका चीन में है, चीन भारत में है, तो इससे क्या है कि युद्ध भी हो सकता है। भारत के लिए माकूल स्थिति है, यानी भारत के लिए अनुकूल स्थिति है चीन की दीवार पर चढ़कर यह बोलने की कि हम एक चीनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करने जा रहे हैं। यानी कि कहता है कि जब अवसर मिल गया है तो आप फायदा ले लीजिए। अवसर का लाभ हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा अवसर नहीं आता है। लेखक का कहना है कि भारत को चीन के मामले में अभी अवसर मिल गया है और चीन के दीवार पर चढ़कर यह बोल दें कि हम आपका जो एक चीनी नीति है उसका हम पुनर्मूल्यांकन करने जा रहे हैं। भारत की कूटनीति का जो धार है अभी तेज है और व्यापक चारों तरफ से समर्थन भी है। यानी कि जो भारत की जो कूटनीतिक धार है अभी तेज तर्रार है, अभी लगता है कि आप पिटाया हुआ है। मीन्स ये हो गया कि हमारे देश के जो अभी शीर्ष नेतृत्व है, जो राजनीतिक नेतृत्व करता है, वो पूरे देश में वर्तमान में अपने आप को लोहा मनवा चुके हैं। तो इसकी फायदा लेना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। मेरा कहना नहीं, ऐसा लेखक का कहना है। तवांग के मुद्दे पर जो है दो तरह से देखा जा सकता है। पहला, चीन की अंदरूनी हालात बहुत ठीक नहीं है। समझ गए? चीन की जो अंदरूनी हालात है वो बहुत ठीक नहीं है, ऐसा जो है कहा जाता है। राष्ट्रपति जिनपिंग की जो राजनीतिक कश्ती है भंवर में दिख रही है। वे अपनी हैसियत चीन में साम्यवादी व्यवस्था के संस्थापक माओ त्से तुंग के बराबर लाना चाहता है। जो साम्यवादी व्यवस्था चीन में माओ त्से तुंग ने लाया है और उनका जो रुतबा था, उनका जो वर्चस्व था, उनका जो व्यक्तित्व था, मतलब कि उन्हीं के बराबर जो है शी जिनपिंग अपने आप को लाना चाहता है। लेकिन अभी फिलहाल शी जिनपिंग फंसा हुआ है कोरोना काल में। जबकि सच तो यह है कि चीन की आर्थिक ढांचा 2013 के बाद से ही हिचकोले खा रहा है। कूटनीतिक चुनौती ताइवान और जापान की तरफ से ज़्यादा सख्त भी हुई है। यानी कि लगभग कई वर्षों से चीन जो है ताइवान पर जैसे अपना दावा ठोकने के लिए जो है चाहता है, ताइवान आक्रामक हो जाता है। आपको ये भी पता होगा कि चीन ये ताइवान के पीछे जो है या ताइवान को अमेरिका जो है सीधे सीधी सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ताइवान भी आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, और इधर जापान तो आक्रामक हो ही जाता है। कोरोना के आघात से चोटिल चीन की साम्यवादी व्यवस्था लोगों का जो क्रोध है वो झेलना पड़ रहा है। ऐसे मौके पर पड़ोसी देशों से संघर्ष की बातें लोगों को भ्रमित करती है। इसलिए चीन ने गलवान संघर्ष के बाद चीन ने तवांग को निशाना बनाया था। लेखक का ये कहना है कि इस महामारी में ऐसी परिस्थिति में अगर चीन किसी के साथ अगर आक्रामकता दिखाता है तो ये उसकी झूठी रवैया है। जैसे कि तवांग में देखा गया कि चीन क्या देखता है, आगे हम जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। चीन का यही मकसद है कि देखते हैं कि मेरे साथ जो ऐसी परिस्थिति हो गई है तो दूसरे देशों का ये सैनिक और राजनीतिक शक्ति देखना चाहता है।
इसीलिए तवांग में अपने सैनिक को घुसपैठ करा देता है और जब देखता है क्या कि आक्रामक जो है जिस देश के साथ ऐसा रवैया रखता है जैसे भारत के साथ हुआ, तो भारत जो है पूरी उसका जो है आक्रामकता से जो है उसका सामना किया। तब वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, जो कि ये बात भी जो है माओ त्से तुंग का कहना था कि अगर शत्रु देश आक्रामक दिखे तो आप 2 कदम पीछे हट जाओ। और यही नीति जो है चीन अभी भी अपनाया हुआ है। आइए आगे इन्होंने क्या कहा है इसे हम देखते हैं। सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत ये है चीन की कि भारत की क्षमता को आंकने का, जैसा हमने अभी बताया, भारत की क्षमता को आंकने और उसकी मुस्तैदी को जांचने की हो सकती है। यानी कि वो कितना मुस्तैद है, मुस्तैद मीन्स कि कितना वो तैयार है, मतलब किसी भी देश के साथ युद्ध करने के लिए, किसी भी देश की आक्रामकता का सामना करने के लिए वो कितना तैयार है और उसकी क्षमता क्या है, ये जो है चीन देखना चाहता है। चीन हर समय यह देखना चाहता है कि भारत की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था कितनी सजग और मजबूत है। जैसा हमने अभी बताया वही है डोकलाम, गलवान और पुनः तवांग, उसी की पुष्टि करती है। डोकलाम में भी यही किया, गलवान में भी यही किया, जो झड़प हुआ था। कई हमारे देश के सैनिक जो है घायल हुए थे, शहीद तो नहीं हुए थे, घायल हो गए थे। डोकलाम में भी वही हुआ, पुनः तवांग में भी वही हुआ, इधर हाल फिलहाल जो है वही हुआ। चीन युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन यह जरूर जानना चाहता है कि भारत किस हद तक तैयार रहता है। भारत और चीन की सीमा विवाद करीब 3448 वर्ग किलोमीटर तक की है, जबकि चीन जो है महज 2000 वर्ग किलोमीटर तक को ही विवादित मानता है। वर्तमान जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। एक तो है वास्तविक नियंत्रण रेखा। हमें ये जानने की जरूरत है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है कहाँ कहाँ है। तो वर्तमान में कहा है कि 3 खंडों में बटा हुआ है। एक नियंत्रण रेखा का सीमांकन है जो कि ये जमीनी बताता है, लेकिन अभी जिस झील को लेकर विवाद हुआ है, साल के अधिकतर महीनों में बर्फ से ढके होने के वजह से उसका प्रयोग स्केटिंग के लिए किया जाता है। झील के 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत के कब्जे में आता है और शेष चीन के कब्जे में। भारत ने गश्त और चौकसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण किया है जो चीन की आंख की किरकिरी बना हुआ है। चीन बहुत पहले से ही सड़क निर्माण के जरिए क्षेत्र की चौकसी करता है। 2013 भारत चीन वार्ता में इस सीमा पर शांति बनाने और बातचीत के लिए हल करने की हिमायत की थी। फिर अचानक क्या हुआ कि चीन को बेचैनी होने लगी कि दुनिया में ऐसी चर्चा है कि शक्ति का हस्तांतरण पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा है। उसके मन में ऐसा होने लगा कि दुनिया में ये चर्चा का विषय चल रहा है। चीन के मन में ये हुआ कि दुनिया के मन में जो अब ये चर्चा चल रहा है कि पहले जो शक्ति केंद्रित था वो पश्चिमी देशों के हाथ में था, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, लेकिन अब वो शक्ति पूर्वी देशों में आ रहा है। तो पूर्वी देश में चीन ये भूल गया कि भारत भी है और भी कई देश है। पूर्वी में सिर्फ अपने आप को ही आंकने लगा। कौन? चीन। तो यही वर्चस्व के दिन जो है लद गए हैं। पूर्व में शक्ति के आने का अर्थ यह नहीं कि संपूर्ण शक्ति चीन के पास ही आ जाएगी। शक्तियों का जब बंटवारा होगा तो भारत और चीन में भी होगा और साथ में जापान भी उसका महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा जो है चीन को मानना चाहिए, लेकिन वो मानता नहीं है। समझ गए? अब हमें ये देखना है कि जो इसके लिए भारत को तिब्बत पर जो है अपनी सोच को बदलनी होगी, ऐसा जो है लेखकों का कहना है। चीन अपने द्वारा चयनित दलाई लामा को स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके सामने तिब्बत मसला एक चुनौती बनने वाला है। भारत के पास एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की साख है और उसकी विदेश एवं रक्षा नीति में जोखिम लेने और झेलने की क्षमता विकसित हो गई है। लेखक का कहना है कि भारत के पास अभी राजनीतिक नेतृत्व की साख है, यानी राजनीतिक नेतृत्वकर्ता जो है उसका पूरे दुनिया में साख है, यानी वैल्यू है, सम्मान है, मजबूती
के रूप में या मजबूती के नज़र से देखा जाता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामरिक हो और फिर राजनीतिक हो, जो भी हो। सबसे तो इसलिए जो है ये जोखिम उठाना चाहिए कि अभी जो अवसर मिला है भारत को, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। चीन जो है अर्थव्यवस्था और सैनिक क्षमता में भारत से आगे है, फिर भी भारत को इससे फायदा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? आज भारत के पास अमेरिका का पूर्ण समर्थन है तथा जापान भी भारत के साथ ही खड़ा है। जरूरत केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। लेखक का कहना है कि जरूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की है, जब चाहे, जब उनके मन में ये बात उपज आवे कि हमें जो है इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। चीन अभी पूरी तरह से महामारी और फिर आर्थिक शक्ति, ये सब चीज़ से जो है अभी संकट झेल रहा है, तो इस संकट में भारत को जो है लाभ लेना चाहिए, ऐसा कहना है। चीन की जो नीति है आज भी बहुत हद तक वही है जो पूर्व राष्ट्रपति देंग के दौर में तय हुई थी। दुश्मन को चुनौती दो, अगर उलटकर दुश्मन तुम्हें चुनौती दे तो पीछे हट जाओ। ये जो है जो माओ त्से तुंग था, उनका ये नीति था। ठीक है, जब चीन पूरी तरह से महाशक्ति बन जाएगा तब भारत के हाथ से बात निकल चुकी होगी, ऐसा लेखक का कहना है कि जब चीन महाशक्ति बन जाएगा तब उस समय भारत कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक बात हाथ से निकल जाएगी। अमेरिका का वर्तमान चीन विरोधी शीत युद्ध के माहौल से अलग है। यानी शीत युद्ध जब था तो अमेरिका जो है चीन के साथ चलता था और चीन के समर्थन में था, लेकिन अभी वो बात नहीं है। 50 से 72 तक विरोध वैचारिक था, लेकिन 16 से 22 के बीच द्वंद्व अस्तित्व की जद्दोजहद है। ठीक है, जद्दोजहद है। अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को दुनिया का मठाधीश बनते नहीं देख सकता है। यानी अमेरिका किसी भी हद तक, जैसा हमने ऊपर ही कहा कि अमेरिका किसी भी हद तक चीन को महाशक्तिशाली मठाधीश, यानी कि कोई भी मठ है उसका जो हेड होता है, जैसे न्याय का धीश को न्यायाधीश कहते हैं, तो ये देखना अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका को अगर कोई देश आर्थिक अगर मदद करने की स्थिति में है तो वह भारत ही है। चीन की रफ्तार को रोका जा सकता है और उसके लिए तिब्बत से बेहतर और कोई विषय नहीं हो सकता है। कूटनीति में समय और परिस्थिति की अहम भूमिका होती है। अगर तीर सही समय पर कमान से नहीं निकला तो खुद के लिए भी घातक होगा, इसलिए समय की मांग है। भारत सरकार दशकों पहले हुई गलती को सुधारने का प्रयास करे। चीन का जो मुख्य द्वंद्व है वो भारत के साथ होगा, ऐसा जो है लेखक का कहना है। ये लेखक का विचार है, ये मेरा विचार नहीं है, और ये इग्नू के प्रोफेसर सतीश जी का कहना है। ठीक है, तो इसे जो है अभी वर्तमान में भारत और चीन के समय में देखा जा सकता है।